शिक्षा की रोशनी से बड़ा अंधकार दूर किया जा सकता है। हुनर के दम पर दुनिया को जीता जा सकता है। फिर चाहे कोई भी कमी हो, कोई भी बाधा हो, सब पीछे छूट जाती है। आज देश की बात में आपको दिखाऊंगी ऐसे सपनों की उड़ान जिन्हें पूरा होते देख हर किसी को प्रेरणा मिलेगी। किसी भी कलाकार का हुनर उसे एक न एक दिन पहचान जरूर दिलाता है। मुंबई में कफ परेड के स्लम एरिया में रहने वाले आर्टिस्ट सोनू मोहिते के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्यून की नौकरी करने वाले सोनू को पेंटिंग्स बनाने का शौक था। वो एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी पेंटिंग बनाया करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब रतन टाटा ने उनकी पेंटिंग देखी। रतन टाटा ने सोनू को मुंबई के 5 सितारा होटल ताज पैलेस की आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स लगाने का मौका दिया। सपने में भी नहीं सोचा था कि ताज आर्ट गैलरी में मुझे मौका मिलेगा। तो जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट थे उनके यहाँ पे पेंटिंग लग चुकी है और मुझे यहाँ पे मौका मिला है, ये मेरा नसीब है। जो टाटा सर ने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया है तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हालात कैसे भी हो, मेहनत रंग लाती ही है। इरादे नेक और बुलंद हो तो सपने सच होते ही हैं। ये बात सोनू मोहिते से बेहतर कौन समझ सकता है। सोनू मुंबई के कफ परेड इलाके की स्लम बस्ती की इन तंग गलियों में रहते हैं, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, जहां गुजर बसर करना ही अपने आप में सबसे बड़ी जद्दोजहद है। लेकिन सोनू यहीं पर रहकर बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे। अपने हुनर से कैनवस पर उम्मीद के रंग बिखेर रहे थे। सोनू को यकीन था कि जिंदगी एक न एक दिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका जरूर देगी। लेकिन ये मौका उन्हें देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के जरिए मिलेगा, ये सोनू ने सपने में भी नहीं सोचा था। 6-7 फीट के उसके आसपास पेंटिंग बनाया हूँ, तो मैं फोल्डिंग करके पेंटिंग करता था, क्योंकि हम जब आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है तो उसको 10 कदम पीछे जाके वो देखना पड़ता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कलर टोन क्या है, पेंटिंग के स्ट्रोक कैसे है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन 10 कदम पीछे जाके। लेकिन मेरा घर वैसा नहीं था कि 8 बाय 10 का घर फिर वहीं पे करो नीचे, या उसको लगा के फोल्डिंग करके पेंटिंग करो, तो काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन आज जब ताज आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग्स लगी है, टाटा साहब ने मुझे जो एक बहुत बड़ा मौका दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो गैलरी में सब दिग्गज आर्टिस्ट जैसे एम.एफ. हुसैन हो गए, वी.एस. गायतोंडे हो गए, तैयब मेहता हो गए, एंजेलिना मेनन हो गए, जहांगीर सभावाला हो गए, एन.एफ. सौजा, इनके सब बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट के पेंटिंग लगे हुए हैं और मेरी पेंटिंग भी वहाँ पे लगी है। वो मेरे लिए मतलब मैं सोच नहीं सकता। जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मतलब सो के उठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये सब सपना चल रहा है। मतलब इतने बड़े होटल में और मेरी पेंटिंग्स लगी है, वो सपने जैसी है। टोटल पेंटिंग 21 पेंटिंग है, लेकिन 2 पेंटिंग वो पुरानी पेंटिंग्स मेरी लगी है। मतलब जब मैं पूरा 2 साल 5 साल ऐसा पहला बनाया था, वो पेंटिंग लगी है। लेकिन बाकी के पेंटिंग्स 19 पेंटिंग मैंने दिन रात 12-12, 14-14 घंटे काम करके, नॉन स्टॉप काम करके, सुबह खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि खाना खाने से सुस्ती आती है। तो 2 केले, मतलब ऐसे काफी वो पेंटिंग की।
घर चलाने के लिए वेटर का काम कर चुके सोनू रतन टाटा को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए उन्होंने टाटा को लेकर एक खास पेंटिंग भी बनाई जिसे वो रतन टाटा को गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। रतन टाटा सर हमेशा देश के प्रति उनका जो प्यार है वो हमें देखने मिला है। जब भी देश का कुछ मतलब प्रॉब्लम्स में हो तो रतन टाटा सर आगे आते। तो मेरे पहले से वो आदर्श रहे कि देश के प्रति उनका प्यार। तो मैं मुझे उनसे मिलके मतलब उनको जो पेंटिंग मैंने किया है वो मुझे उनको देना था। मैंने काफ़ी कोशिश की, कम से कम 1 साल तक मैं उनके घर के बाहर रुकता था और मतलब रोज ने हफ्ते में 1-2 बार ऐसे 2-3 बार तो काफ़ी बार मैंने उनकी जो गाड़ी जाती थी अंदर बाहर आती थी कभी मैंने देखा भी है, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की रुकने की उनको। तो हमारे यहाँ पे एक दादा करके है जो सोसुंडॉक बंदर पे मतलब शायद चेयरमैन है। तो मैंने उनके प्रोफाइल पे काफ़ी बार देखा था कि टाटा साहब से वो मिलते हैं अक्सर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, दादा मुझे सर को मिलना है तो आप मुझे सर को मिला दीजिए। तो उन्होंने बोला अगर कि मतलब आपने क्या किया? बोलो सर उनका जो एक पोर्ट्रेट है मुझे सिर्फ उनको देना है। तो सर बोले, दादा बोले ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद दिसंबर 28 को सर का बर्थडे तो आ रहा है। बोला जी सर मुझे पता है, बोला दादा। तो वो बर्थडे के दिन हम लोग जाएंगे, उनको मिलेंगे और आप पेंटिंग भी दे देना। बर्थडे की डेट जब आई थी तभी मैं उनसे जाके मिला। दादा ने मेरा इंट्रोड्यूस करवा के दिया कि ये सर ये नीलेश करके है जिसको हम लोग सोनू करके बोलते हैं और ये लड़के ने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है। तो जब मैं ओपन कर रहा था तो फिर ओपन करने के बाद टाटा साहब को मैंने दिया। टाटा साहब को बहुत अच्छा लगा वो पेंटिंग। उन्होंने मुझे मेरी पीठ पे ऐसा थपथपाया और बोले करके आपने अच्छा काम किया है। उनके अगले सेकेंड बर्थडे में जब मैं उनको उनके लिए एक पेंटिंग बनाया था, बहुत काफ़ी बड़ा था पेंटिंग, 6.5 फीट का पेंटिंग था, दूसरे बर्थडे पे। तभी जब मैं मिला था उनसे तभी मैंने ऐसे बोला था, मतलब मेरे मन जहन में भी नहीं था, तभी मैंने ऐसा बोला उनको कि सर ये पेंटिंग करने में मुझे काफ़ी दिक्कत ही हुई क्योंकि मेरा घर 8x8 का घर है और उसमें इसको मैंने फोल्डिंग करके किया है। तो सर ने बोला कि मतलब आप कहाँ रहते हो? बोला सर मच्छीमा नगर में प्रेसिडेंट होटल के बाजू में। तो आपकी फैमिली में? बोला सर मैं हूँ, मेरी अभी शादी हुई है, मेरी वाइफ है, छोटी बच्ची है और माँ है। बहन का तो शादी हो गया, बहन का भी, और पापा तो हमको बचपन में छोड़ के गए थे। सोनू की माली हालत जानने के बाद रतन टाटा ने उन्हें एक दिन मिलने के लिए बुलाया और आर्थिक मदद करने की पेशकश की, लेकिन खुददार सोनू ने उनसे कुछ और ही मांगा। दिन मिलने के बाद सर मुझे बिठाया गया वहाँ पे उनके रूम में और 2-3 मिनट के बाद सर आए और सर ने बोला कि नीलेश जैसे आप घर का जो बता रहे थे तो आपके लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ और आप मुंबई में कहाँ पे रूम ले सकते हो, घर ले सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बोला सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो मैं आपको जो गिफ्ट दिया था वो पेंटिंग आपके लिए गिफ्ट ही, मतलब उसका मैं पैसा नहीं ले सकता है। तो सर मैंने उठ के उनके पैर छुए, बोला सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको मेरी पेंटिंग की कदर है तो कुछ भी मेरे को काम दे दो, जो भी आप काम देंगे वो काम मैं करूँगा, मतलब उसके जो पैसे हैं वो मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे गिफ्ट के पैसे नहीं चाहिए। कि जिन्होंने टाटा की शुरुआत की, जमशेदजी टाटा, सर जमशेदजी टाटा, फिर GRD टाटा जो उनका आगे जो है वो आगे तक लेके गए और उन्हीं के कदमों नक्शे पे चल के रतन जी टाटा जो देश के रत्न है, तो वो मतलब उन्होंने जो टाटा जो ग्रुप है, पूरे टाटा ग्रुप, वो पूरे हमारे वर्ल्ड में एक्सप्रेस किया, उनको ये दिखाने की कोशिश की है। और सबसे मेन बात की टाटा जो समूह है, मतलब जो फैमिली है टाटा फैमिली, उनका देश के प्रति जो प्यार है वो हमें हर टाइम पे आपने देखा ही होगा कि जो उनका प्यार है वो दिखाने की कोशिश की, जैसे उनका टाटा से जो प्यार है देश के प्रति। तो ये देखिए मेरे लिए बहुत खास पेंटिंग है और मैंने उनके लिए स्पेशली मेरी इच्छा है कि ये पेंटिंग ताज में लगे।
कहते हैं शिक्षा की रोशनी से सारे अंधकार मिट जाते हैं। शिक्षा के जरिए अपराध के रास्ते पर चलने वाले कैदियों की जिंदगी भी बदल जाती है। यूपी में प्रयागराज की नैनी जेल में तो कुछ कैदी ही शिक्षा की अलख जगा रहे। ये कैदी हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल वो दूसरे कैदियों को शिक्षित करने में कर रहे हैं, ताकि वो जेल से बाहर निकलकर अच्छे नागरिक बन सकें। बच्चों की तरह स्लेट पर क ख ग लिखकर सीखते ये वो कैदी हैं जिनका पढ़ाई से कभी वास्ता नहीं रहा, बल्कि जुर्म के रास्ते पर चलकर ये नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गए और कुछ तो यहां बरसों से सजा काट रहे हैं, लेकिन यहां इन्हें पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। अच्छा नागरिक बनने का पहला सबक सिखाया जा रहा है। खास बात यह है कि इन्हें पढ़ाने वाले भी कैदी ही हैं, जो खुद हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे हैं। जेल में बंद ऐसे 9 पढ़े लिखे कैदी हैं जो दूसरे कैदियों के लिए टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात यह कि मैं पीजी हूँ, डबल पीजी। मैं एमसीए और एमपीए किया हुआ हूँ और बाहर जो है मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। उसी समय मैं जेल चला आया। यहाँ आया तो थोड़ा सा डिप्रेशन में था, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा नहीं था यहाँ पे। और लोगों को मैंने जब यहाँ देखा, जो बंदी यहाँ बंद थे, कैदी बंदी और हवालाती बंदी, उनमें शिक्षा का कोई विशेष माहौल नहीं था। तो यहाँ पे जो है जब मैं आया तो कुछ ग्रेजुएट लोगों से जो है, जो ऑलरेडी यहाँ जो शिक्षा दे रहे थे, उनसे मिला और उन्हीं के जो है मोटिवेशन पे जो है मैंने शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। मेरा नाम अनूप तिवारी है, मैं नैनी प्रयागराज का हूँ और मैं यहाँ मर्डर की केस में सजा काट रहा हूँ, जिसमें मैं आया हूँ। मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था, क्योंकि स्टूडेंट था तो बाहर स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला था, तो यहाँ पे उसकी कमी खली हम लोगों को कि यहाँ पे शिक्षा आगे क्यों नहीं चल पा रहा है। तो फंसे हुए थे, नए नए जेल में आए हुए थे, तो यहाँ से कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसी वक्त हम लोगों ने यहाँ के सुपरिटेंडेंट सर से या बड़े अधिकारी जो भी थे, उन सबको हम कई बंदी एकत्र होकर हम लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग की शिक्षा यहाँ पे निरंतर चलती रहे, इसके लिए सर कोई ना कोई आप रास्ता निकालिए। सर जब 2009 में हम लोगों ने प्रयास किया था तो 10 बंदियों ने यहाँ पे इग्नू में, जिसमें हम लोग प्रयास किए थे सर, यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पे ओपन हुई और हम 10 बंदी मिलके सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन कराया। 10 बंदी से स्टार्ट करके आज देखा जाए तो कम से कम टोटल लेंगे तो 5,500 बंदी हम लोग यहाँ पे साक्षर हो चुके हैं। मतलब कोई ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी इन सब में कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा नाम रवि दुबे है। मेरी पत्नी ने आत्महत्या की थी, पर मेरे ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया था, जिसकी सजा मैं यहाँ काट रहा हूँ। मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई है। 2009 से मैं जेल में हूँ लगातार, और यहाँ पे शिक्षक के रूप में, बंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। सर 11 साल पहले हमने यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया था इग्नू और राष्ट्रीय टंडन से। तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी है। बहुत से लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, प्लस डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं। कंप्यूटर क्लासेस चलती थी यहाँ पे, तो उसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस भी बहुत सारी चलती हैं। तो यहाँ से जो लोग भी पढ़ के गए हैं वो बाहर जाके अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कोई काम कर रहे हैं। हम मुलाकात आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को भी फील होता है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया, हम लोगों को भी प्राउड फील होता है। अंग्रेजों के जमाने की ऐतिहासिक नैनी सेंट्रल जेल में करीब 5,000 कैदी रहे हैं। इनमें 9 कैदियों की टीम यहाँ शिक्षा की अलग जगह रही है। ये टीम अनपढ़ कैदियों को तो साक्षर कर ही रही है, साथ ही दूसरे कैदियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाने में मदद करती है। ये कैदी टीचर्स की ही कोशिश का असर है कि जेल में चलने वाली पाठशाला में अब तक 800 से ज्यादा कैदियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
इससे हमको ये फायदे मिल रहे हैं कि जैसे जो बातें अभी तक हम नहीं जान पाते थे कि उठना बैठना तौर तरीका बात करने का, और उसके अलावा जो है दूसरों से पूछना पड़ता था कि हमको कहाँ जाना है, ये स्थान कहाँ पे है, या इसमें क्या लिखा है। कोई भी कागज़ वगैरह अगर आता था उसमें हमको पूछना पड़ता था। तो ये शिक्षा से फ़ायदा मिला कि अब हम उस काम को स्वयं कर लेते हैं, हमें दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। मेरा नाम मोहित केसरवानी है। मैं 302 का फर्जी मुकदमा काट रहा हूँ। मैं और मेरे पिताजी यहाँ पे 4 जून 2022 को यहाँ जेल में दाखिला हुआ है। टेंशन तो बहुत थी कि हमारे पिताजी दोनों चले आते, घर परिवार वालों की चिंता सताई जा रही थी। तो यहाँ पे पुराने बंदियों से मालूम चला कि यहाँ पे शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पाठशाला पाए पढ़ने, और सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का अभियान चलाया जाता है। सब पढ़े सब बढ़ें के अभियान से यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है हमारे जो कुशल टीचर के माध्यम से। यहाँ पे पढ़ाई से ये है कि आदमी जो बाहर यहाँ पे जो जेल के अंदर आया हुआ है तो बहुत डिप्रेशन में रहता है, तो यहाँ पे पढ़ेगा तो आदमी बाहर कुछ न कुछ अपना क्या कहते हैं रोजगार के लिए आगे बढ़ेगा। कैदियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए जेल प्रशासन ने हर मुमकिन कदम उठाए हैं। जेल में सुबह 9 से 11 और दोपहर में 2 बजे से शाम 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। कैदियों को पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी सामान और किताबें मुहैया कराई जाती हैं। इसमें से कुछ 302 की सजा में भी है, कुछ 376 यानी बलात्कार के आरोप में भी है सजा आपका। लेकिन हमको इससे उतना फर्क नहीं पड़ता कि कैसी सजा काट रहे हैं, बल्कि इतना फर्क पड़ता है कि उनका आचरण कैसा है, जेल में अपने को कैसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य बंदियों को किस ढंग से वो एक सकारात्मक मार्ग पर ले जाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही फलप्रद है। और जैसा हमने कहा ही कि कारागार का मुख्य उद्देश्य जो है कि बंदी दोबारा अपराध में प्रवृत्त न हो, तो उस लिहाज से एक किस्म का इनका ये जेल के अंदर ही प्रशिक्षण है और ये बाहर जाकर के भी इसको शिक्षण कार्य को अपना सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और जो बंदी पढ़ लिख रहे हैं वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो है चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। जेल में पढ़ाई का माहौल कितना अच्छा बन रहा है, ये रिजल्ट से भी पता चलता है। जेल प्रशासन के मुताबिक इस साल 199 कैदियों ने डिस्टेंस लर्निंग के जरिए अलग अलग कोर्स की परीक्षाएं दी, जिनमें 91 कैदी पास हुए हैं। गुजरात के कच्छ में 3 दोस्तों की बड़ी चर्चा है। इन दोस्तों ने रेगिस्तान के करीब बसे कई गांवों में जल संकट दूर कर दिया है। कुछ महीने पहले तक इन गांवों के लोग पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाया करते थे, लेकिन अब गांवों के सभी तालाब पानी से लबालब रहते हैं। ये मुमकिन हुआ 3 दोस्तों की मेहनत से। जयेश, मनीष और धवल नाम के इन दोस्तों ने 6 महीने में 150 से ज्यादा तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है कमागुना। ये गांव रेगिस्तान से 26 किलोमीटर दूर बसता है और आज से कुछ समय पहले इस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पानी यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर दूर से आता था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज कुछ लोगों ने और इस गांव वालों के साथ मिलकर इस गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस गांव की बदली हुई तस्वीर है। कैसे किया ये, क्या हुआ इस गांव को, आइए आपको दिखाते हैं। रन हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 20 किलोमीटर नज़दीक ये गांव है। तो आप देख रहे हैं कि इस तालाब के अंदर हम लोगों ने मिलके एक कैंपेन के जरिए एक काम स्टार्ट किया था और आज आप इसका परिणाम जो है आप सामने देख रहे हैं।
पहले की बात करूं तो इस गांव के अंदर लगभग 45 किलोमीटर दूर से पीने का पानी आ रहा था और जब पीने का पानी यहाँ इस गांव के अंदर नहीं मिल रहा था तब लोगों का डिपेंडेंसी जो है इस तालाब के ऊपर था और तालाब बहुत सालों से यहाँ पे था, मगर प्रॉब्लम ये था कि हर बार बारिश के कारण इसमें मिट्टी आ जाती थी और फिर ये पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस तालाब को हम वापस रिनोवेट करें और गांव को किस प्रकार से हम लोग मोटिवेट करें कि इस गांव में इस काम के अंदर किस प्रकार से वो जुड़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम करे। उसके कारण हम लोगों ने लोगों को मोबिलाइज किया, पंचायतों को मोबिलाइज किया और इस तालाब का रिनोवेशन का जो पूरा काम है वो हम लोगों ने लास्ट ईयर ही हम लोगों ने किया। हमने जब ये काम शुरू किया था तब यहाँ पे पानी जरा भी नहीं था और आप देख रहे हैं कि इस साल बारिश अच्छी हुई तो यहाँ पे पानी भी जो है वो अच्छी तरीके से फिलअप हो चुका है और ये ओवरफ्लो भी हो चुका है। अब ये पानी 1 साल तक यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे जब भी पानी नहीं मिलेगा इस गांव वालों को तब यहाँ से लेंगे और दूसरे जो भी यहाँ पे एनिमल्स है उसको भी ये बेनिफिट करेगा कि पीने का पानी उसको भी मिल पाएगा। 8 से 9 लोगों की एक टीम है, साथ में मिलके हम लोग जल मंदिर अभियान एक कैंपेन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे धवल भाई है और जयेश भाई पूरे इस प्रोग्राम का जो है वो कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहले हमारे गांव में बहुत पानी की दिक्कतें थी, अब पानी आ गया सब बहुत अच्छे हो गए। 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और अब तो घर पे भी आता है कभी कभार पानी। इस गांव के अंदर मैंने कहा कि 45 किलोमीटर दूर से पीने का पानी की पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा था, तो गांव में 2-4 इस प्रकार से स्टैंड पोस्ट बनाए हुए थे, वहां से महिलाएं पानी भर रही थी। मगर 45 किलोमीटर दूर से अगर पानी आता है तो बीच में पाइपलाइन का जो ब्रेकअप जो होता है उसके कारण एक समस्या थी कि पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और ये लास्ट विलेज था। 45 किलोमीटर्स में बीच में बहुत सारे गाँवों को पानी पास ऑन करते यहाँ पे लास्ट में पानी पहुँचता था, तो पानी यहाँ पे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। पीने का पानी जब पाइपलाइन में नहीं आता है तो उनकी आधारितता इस तालाब पे थी या फिर दूसरा एक कुआं है गांव से बहुत दूर, वहाँ पे उसको पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इस काम से ये समस्या जो है उसका समाधान हुआ है और लोगों को पानी गाँव के अंदर ही अवेलेबल हो गया है और ये तालाब से भी वो लोग पानी ले सकते हैं। सबसे पहले पानी की बहुत किल्लत थी, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसके बाद ये यहाँ पर तालाब बना, छोटे छोटे तालाब थे लेकिन पानी जल्दी ख़त्म हो जाता था। उसके बाद 2 सालों में ये काम अच्छा हुआ और इस पानी की वजह से लोगों को बहुत राहत मिली है। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद कई महीनों के लिए पानी की दिक्कत होती थी, तो इस तालाब के जरिए हमारी पूरी हो रही है। हमारा जब ये कैंपेन हम लोगों ने जल मंदिर अभियान कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च किया, तब से ही हमारा एक गाइडलाइन बनाया हुआ था कि हम पुराने तालाब को ही रिनोवेट करेंगे और इसमें हमने एक कंडीशन रखी थी कि जो एक्सकेवेशन के लिए यानी मिट्टी का खुदाई करने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे और जितना भी मिट्टी जो है वो तालाब के बन के ऊपर डालना है या कहीं पे लेके जाना है, फार्मर्स को लेके जाना है, तो उसके लिए ट्रैक्टर का जो खर्च है वो पूरे गाँव वाले मिलके करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर तो 48% जो है वो इस काम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च हुआ है, मगर उसमें 52% अगर हम बात करें तो लोगों की कंट्रीब्यूशन भी इसमें मिली हुई है। हम लोगों ने इस बार एक सोचा था कि पूरे कच्छ के अंदर 101 तालाब का रिनोवेशन हम करेंगे और एक जल मंदिर अभियान करके एक कैंपेन हम लोगों ने पूरे कच्छ के अंदर हमने चलवाया। यानी पूरे कच्छ जो है लखपत से लेके रापड़ तक और मुंद्रा मांडवी से लेके बन्नी पच्छम तक हम लोगों ने लगभग इस बार 156 तालाबों का निर्माण किया है, रिनोवेट किया है और लाखों लीटर पानी जो पानी बहता था समंदर के अंदर चला जाता था या फिर रन के अंदर चला जाता था,
उसको हमने कैपेसिटी बढ़ा के, उस स्ट्रक्चर का कैपेसिटी बढ़ा के उस पानी को वहाँ पे स्टोर करने का जो काम है वो किया है। ये बहुत बड़ा कैंपेन पूरे कच्छ के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर चला। जनवरी से लेकर जून तक चला और लगभग 156 जितने तालाब हम लोगों ने रिनोवेट किए इस साल। ये सोचा था कि कच्छ के अंदर अगर मेन प्रश्न की अगर हम बात करें तो पानी का बहुत बड़ा किल्लत कच्छ के अंदर है। आप देख रहे हैं कि हमारा पीने का पानी जो है अभी भी 600 किलोमीटर दूर सरदार सरोवर से जो है थ्रू नर्मदा कैनाल यहाँ पे आ रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स को रिवाइव नहीं करेंगे और हमारी एसेट को हम नहीं संभालेंगे तो शायद अगली पीढ़ी के लिए शायद कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा हमने सोचा कि क्यों ना हम जो भी ट्रेडिशनल हमारे लेक है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारे पूर्वजों की भी थी, तो उसको ही हम वापस रिवाइव करें ताकि अगली पीढ़ी को भी ये एसेट जो है मिल सके। तो इस कैंपेन के जरिए हमने सोचा कि हम पूरे कच्छ के अंदर कहीं पे भी जो भी गांव है, दूर दराज के गांव है, चाहे रोड के गांव हो, हम कहीं पे भी ऐसा होगा तो हम पीने के पानी का तालाब या फिर पशुओं को पीने का पानी का तालाब उसको रिवाइव करेंगे, मगर इस कंडीशन के साथ हम लोग करेंगे। महीनों का वक्त लगा। जाहिर सी बात है कि इन्हें यहाँ पर इस तपती धूप में, तपते रेगिस्तान में काम करने के लिए चुनौतियां भी कई आई होंगी, लेकिन इन तपती धूप ने भी इनके अडिग हौसलों को, इनकी हिम्मत को पिघलाया नहीं और आज ये तस्वीर आपके सामने है। सपने देखना ही काफी नहीं होता, सपनों को जमीन पर उतारने के लिए जिद भी होनी चाहिए। गुजरात की गौरी बहन को ही देख लीजिए। 17 साल की उम्र में एक ऐसे समाज में शादी हुई जहां घर की दहलीज पार करना भी मना था, लेकिन आज अपने हुनर और अपनी जिद की वजह से वो अमेरिका तक घूम चुकी है। जिनके लिए सिर्फ रसोई संभालने का काम तय था, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट में अपने जैसे 17,000 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। एक महिला जिसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है और जिसके गांव में गांव से बाहर निकलना तक पाप माना जाता था, ऐसी महिला ने सभी बंदिशों को तोड़कर, सभी बेड़ियों को तोड़कर केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी कला के जरिए अपनी एक नई पहचान बनाई है। और ये काम वे अकेले नहीं कर रही, अपने साथ उन्होंने 12,000 महिलाओं को जोड़ा। मेरा नाम गौरी से, मेरा गांव बकुत्रा से, तालुका सांतरपुर से, जिला पाटन से। हमारे पास कड़ा तो थी परंपरागत नहीं, पर इसमें से रोजगारी नहीं मिल रही, तो इनको हमको 3 महीने से शुरुआत किया था बकुत्रे में से। 1 गांव में दिया, 2 गांव में दिया, अभी तो 22 गांव में काम चल रहा है। एक सोए भरत नहीं, और सोए का काम चल रहा है, और एप्लिक का काम चल रहा है, और बीड वर्क का काम चल रहा है। सारी बहनें अभी काम करती है। 30 साल पहले तो बारंबार अकाल पड़ता था, माइग्रेन कर जाती थी, जहाँ અહીંયા तो पेट पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो कच्छ में, काठियावाड़ में, कहाँ पे 4 महीना गांव में रहती थी, 8 महीना कच्छ काठियावाड़ चले जाते थे। तो अभी तो सारी बहनें कोई पण माइग्रेन भी नहीं करती है और अभी घर बैठे रोजगारी भी मिलती है। तो अभी मेरे पाटन जिला में 12,000 बहनों काम करती है और इनका काम हमका पता नहीं था कि इसमें से रोजगारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर हम बाजार में गए तो सारी बहनों को अभी घर बैठे रोजगारी मिल रही है। एक बहन 8,000 9,000 रुपया का काम करती है, इसमें से वो बचत करती है और बीमा भी लेती है और भी बेटा बेटी को पढ़ाती है और आरोग्य भी सचवाता है।
कि जिनका मालिक और मैनेजर हम है, हमारी पहचान है, हमारी ब्रांड का नाम हंसीबा है शेर के लिए, और दूसरी हमारी ब्रांड है हरखी कलेक्शन कहते हैं। गुजरात की गौरीबेन को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने यह काम शुरू किया था तब किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने परिवार वालों ने, घर के लोगों ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया था। उनके पति ने और साथ ही साथ उनकी मां तक ने उनको ये कह दिया था कि यदि वे काम करती रहेंगी तो उनके लिए उनके इस घर के दरवाजे हमेशा बंद हो जाएंगे। और एक समय बाद तो उनके पति ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी गौरीबेन का हौसला नहीं टूटा। वे इसी तरह अपना काम करते रहे। परिवार वाला तो बहुत रुका था कि हमारे घर नहीं आना, जाओ तो वहां रहना, फिर वापस नहीं आना। क्या बोलते थे? कौन बोलते थे? ये जेठ बोलता था, ससुर बोलता था, काकी सासू बोलती थी, ननद बोलती थी, मेरी माँ भी बोलती थी, सब बोलते थे। मम्मी क्या बोलती? मम्मी तो ऐसा किया था कि मेरे घर नहीं आना, आप जहाँ जाती हो ना तो अच्छा नहीं करती, क्योंकि आपकी समाज में आपकी बेटी बेटा के कोई नहीं लेगा, ये अच्छा नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है, बाहर जाना आना घूमना रात को। पर हमें बहुत एक मैंने कुछ बोलेगा, खाना नहीं देगा तो चलेगा, बाकी काम नहीं छोड़ना। धीरे 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 इनको भी पैसा घर में आया तो थोड़ा अच्छा लगा कि थोड़ा पैसा आने लगा। बेंदे तो पहले कोई कमाई नहीं करती थी तो कोई गिनती नहीं थी। इनका जितना काम करे इतनी गिनती होती, हमारी गिनती नहीं होती। तो धीरे धीरे पैसा आया थोड़ा, तो इनको भी अच्छा लगा। शुरुआत की थी ना, तब तो हमको पता नहीं था कि बाजार में क्या बेचते हैं, क्या बेचाने हैं, और क्या पैसा दाम जिनका मिलता है, और इनकी खासियत क्या है। और काम तो किया, पर घर बैठे तो तब तो अमेज़न नहीं था, ऑफलाइन नहीं था, कुछ नहीं था, तो बाजार में जाके बताना पड़ता था, बेचना पड़ता था। तो बाहर गए, घर बैठे तो ले जाते थे, पर बाहर निकले तो समाज की बहुत दिक्कत आई थी कि आप समाज से अलग हो जाओगे, समाज में आपका कोई व्यवहार नहीं रहेगा, और 10,000 रुपया दंड हुआ। तब क्योंकि बाहर क्यों जाते, समाज है कि 10,000 रुपया भरना पड़ेगा जब तुम सेवा में आओगे, तो समाज से बाहर निकलो। तो धीरे धीरे मैंने चुप चुप के काम किया, धीरे धीरे समझाया, कोई पढ़े लिखे लोग कहता है इनको कि ये घर बैठे हमारे रोजगारी मिल रही है, हमारी एक पहचान हो रही है, तो क्यों नहीं जाने देते। पहले गांव में तो बहू कह के बोलाते थे, अभी तो सब गौरीबेन कहते हैं, सब। और भले बड़े होते हो तो बोलाते हैं गौरीबेन। मेरे लिए तो ये मेरे गांव में मेरे मान मर्यादा और मेरे समाज ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, जिन्हें मुझे अवार्ड दिया है। 17 साल की उम्र में गौरीबेन की शादी हो चुकी थी। आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होने के कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और आज भी वे ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना जानती हैं। और वे बताती हैं कि इस हस्ताक्षर को सीखने के लिए भी उन्होंने पूरी रात बैठकर पढ़ाई की थी कि कैसे अपना हस्ताक्षर किया जाता है। और इन सभी चीजों के बावजूद आज वे 17,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें रोजगार दे रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं, और भारत के अलावा वे 22 देशों में अपनी पहचान बना चुकी हैं। मैं आमिर खान को मिली हूँ, मैं अनिल कपूर को मिली हूँ, मैं ताज होटल में भी रही हूँ, और मैंने बहुत
हिलरी क्लिंटन, प्रतिभा पाटिल और अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी सबको मिली हूँ, पर इनसे भी मुझे अच्छा ये लगता है कि मुझे सेवा जैसी सेवा मिली है। तो मेरा काम तो अभी नष्ट पाम्या पर अभी आजीवन हो गया है। 6 बार अमेरिका गई छूं, अफ्रीका गई छूं, इटाली गई छूं, मेक्सिको गई छूं, स्वीडन गई छूं, सारी जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान बधे गई छूं। और ये काम किसी को तो पता नहीं था कि ये हाथ से बना हुआ है। वो आंख से देखा तब पता चला, अमेरिका से एक टीम आई थी तो कि ये हाथ से काम होते हैं। ₹2 मेरे 30 साल पहले मिलते थे, अभी एक लोग का 1500 रुपया मिलते हैं। तो एक दिन का मैं 10,000 भी कमा सकती हूँ। कमाने से मुझे ये है कि आज मेरे गांव में मेरे जैसे बहनें कितनी अच्छा लोग को मिलती भी है और अच्छी भी डिजाइन भी सीखती है, अच्छी डिजाइन भी करती है, अच्छी डिजाइन सीखने का मौका भी मिल रहा है। और पहले तो हमारे ऐसे था कि एक सैंपल बना हुआ बाहर गांव में भी दिखाना पड़ता था। अभी तो व्हाट्सएप से अभी घर बैठे अमेज़न पर बहनें बेच सकती है सारा सामान, कुर्ता से, कुर्ती से, चनिया चोरी से, बेडशीट से, कुशन कवर से, हॉल पीस से, छाल से, रनर से। हमें ऑर्डर से तो काम करते हैं, फेब इंडिया के साथ काम करते हैं, पर अभी हमें हमारी पोतानी चीजें बनाते हैं हमारी दुकान के लिए। हमारी दुकान भी अहमदाबाद में से स्वस्तिक 487 रोड मिर्च मसाला ने ऊपर, वहाँ सारी चीजें रखते हैं। कि बेटियों ने क्या पता चलेगा कि हमारी दादी क्या करती थी, मेरी नानी क्या करती थी। इसके लिए तो हम ये सारे सैंपल इकट्ठे करके हमारा म्यूजियम भी बनाया है सेवा में, राधनपुर में। जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलों में कितना परेशान हो जाते हैं। कुछ शुरू करने से पहले 10 बार नफा नुकसान के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन गौरीबेन जैसी महिलाएं हमें यही सिखाती हैं कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, आपका परिवार आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, यदि आप सही हैं और परिस्थितियां विपरीत हैं और यदि आपको पता है कि आप वो कर सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। और शायद इसीलिए अपने जोश, जुनून और जज्बे के जरिए गौरीबेन अपनी पहचान इस तरह से बना चुकी हैं कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं को अपने साथ लिए लाखों महिलाओं को प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन मुश्किल हालात में भी जो हार नहीं मानते, एक दिन उनकी जीत तय होती है। हरियाणा में करनाल के रहने वाले सतनाम के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता था कि एक दिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जल्दी ही पिता का साया उठ गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सतनाम थक हार के नहीं बैठे। उन्होंने संगीत से दिल लगाया और गाना शुरू किया। आज उनके लिखे और गाए कई गीत लोगों की जुबान पर है। सीधी चाकरी मृगिता चिचलक पैदी जिवें तू पागदी है, लिखदी है सच पाई रैप चढ़नी टोपी मुड़ सीन जणी आउणी जड़ी जट दी सी थापी। जित लेना है जहान आउणा बिल घोड़ी उत्ते लोकी कहणगे महान, रोल मॉडल मान गल निप। सीधी चाकरी मृगिता चिचलक पैदी जिवें तू पागदी है, लिखदी है सच पाई रैप चढ़नी टोपी मुड़ सीन जणी आउणी जड़ी जट दी सी थापी। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, उसी तरह संघर्ष करने वाला एक दिन सतराम बन जाता है। नागणी दे वांगू गए हड्डां विच रच तेरे बुल गुलाबी चैरी कत लखा ने ओ जारी फिरदा जिंद तेरे तो वारी ऐसी सट हुस्न मारी। रोज रूप सोना किसे थीम वर्गा, तेरी अख करे नशा जमा फीम वर्गा। जो आंखें देख नहीं सकती, उन्होंने कई साल पहले एक सपना देखा था।
सपना था सिंगर बनने का। मैं खो दिंदी हिक्का मैनू वेखी तू लड़ा के आखदी कलम गल मेरी ने तू मन कड ला संदूक विच तेरी है मैं गन मैनू वेखी अजमा के करूं इंडस्ट्री नु रन। लेकिन सपने देखने भर से क्या होता है? मंजिल तक जाने के लिए कोई राह नहीं थी, कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। ऐसे में अक्सर लोग थक हार के बैठ जाते हैं, अपनी सांसों के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन सतनाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। सतनाम ने ऐसा होने नहीं दिया। वक्त जरूर लगा, लेकिन सतनाम ने रैपर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। उनके गाए कई ऐसे रैप सॉन्ग हैं जो हरियाणा और पंजाब में लोगों की जुबान पर है। गल दादे ने इको दसी पुत्रा दब जी ना किसे नाल खैके अखां दे विच रड़कदा ओ जो अखां दे विच रड़कदा ओ जो दुनिया देख नहीं सकता वो अपने लफ्जों में दुनिया की सच्चाई ऐसे बयां करता है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। जिंदगी मौका तो देख बार, हौसला अब भी बाकी है, तो किनारा तो दिखा, लहरों में दम अब भी बाकी है। शायद इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ हासिल करने के लिए वो लगातार कोशिश करता है, और उसी कोशिश का एक नतीजा है सतनाम। जिंदगी में ये हुआ कि कुछ बचा नहीं, कुछ हासिल करने की मुहिम थी नहीं, मंजिल नजर आ नहीं रही थी। ऐसे में सतनाम ने तय किया कि अब अपने आप कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया आके पूछे कि आखिर सतनाम तुमने क्या कर दिया। तो हमने आपसे खुद पूछा कि आपके गाने तो अब जबरदस्त हिट हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है अपने गाने सुनते हुए जब लोग आके सुनाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं आपसे? सर मैनू बहुत वधिया लगता है कि मैनू सुनते हैं लोग, मतलब बहुत रिस्पॉन्स करन दे ने, वधिया तरीके नाल मैनू सुनन दे ने, सारे मैनू सपोर्ट भी करन दे ने। बाहरों भी मैनू फोन आए ने कि वधिया सारा कुछ वधिया तरीके नाल लिखन दिया तू, ते अगे गुरु महाराज भली करनगे, वधिया होएगा सारा कुछ। करीब 10 साल की उम्र थी सतनाम की जब उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद 2011 में पिता का निधन हो गया। जिंदगी ने पूरी तरह बेसहारा कर दिया। गनीमत यह थी कि मां को पेंशन मिलती थी और पेंशन के रुपयों से ही घर की जरूरतें पूरी होती रही। लेकिन नन्हे सतनाम की मंजिल तो कुछ और थी। तमाम बाधाओं के बावजूद वो आगे बढ़ने लगा। 2009 ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2014 ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਮ 2018 ਚ ਐਵੇਂ 20 ਚ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਅੱਗੇ बहुत आगे तक जाएगा। दोस्तों ने सतनाम का पूरा साथ दिया, गाने लिखे और गाकर दोस्तों को सुनाया तो सतनाम को तारीफ मिली। सुरजीत जैसे दोस्तों ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जज्बा दिखाया। सुरजीत भी गीत लिखता है और गाने बनाता है। सुरजीत और सतनाम की जुगलबंदी हर दिन कुछ नया तैयार करने की कोशिश करती है। अब फोन ते मोस्टली जदा रात होंदी ना, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, एक वधिया कहते ने दिखाया जाए सारे। जिंदगी के अंधेरों से जूझते हुए सतनाम ने न सिर्फ रोशनी का रास्ता तलाश लिया, बल्कि अपना मकाम भी हासिल कर लिया है। मंजिलें और भी हैं, सितारों से आगे आसमान और भी है, लेकिन जो कुछ पाया है उस पर मां को बहुत गर्व है। हाँ, अच्छा लगता है बहुत भी अपना अग्गा सवारे, अपना अगे काम करे, जो भी कर सकता है। असी अपने बेटे के नाल
जो भी कर सकदा सानू बहुत अच्छा लगदा है। ਰੇਂਜ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਾਊਡ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਾਊਡ जिथे ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ पैर। बहुत शानदार। तो कहते हैं कि हौसले रखिए, मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी और शायद मंजिल की तलाश में सतनाम ने जो रास्ता जो राह बनाई है, निश्चित तौर पे वो राह एक अलग दिशा में जाती नजर भी आ रही है और उस मंजिल का फल उनको मिलता हुआ दिख भी रहा है। आज के लिए बस इतना ही।